राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हिमाचल के सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार हर मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करेंगे। हर माह के दौरान तकसीम मामलों की 12 दिन की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला के डिप्टी कमिश्नर हर शनिवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई की समीक्षा करेंगे। वह शनिवार को ही प्रगति की रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव रेवेन्यू को प्रस्तुत करेंगे। राजस्व सचिव सोमवार को राजस्व मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राजस्व मंत्री हर माह के अंतिम सोमवार को तकसीम मामलों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने दुरुस्ती से संबंधित लंबित सभी राजस्व मामलों को 31 मार्च तक निपटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने सेवानिवृत्त पटवारी कानून को नायब तहसीलदार तथा तहसीलदारों को पुनः नियुक्ति प्रदान करने के भी आदेश जारी किए। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब रिटायर्ड हो चुके नायब तहसीलदार कानून को पटवारी को राज्य सरकार फिर नौकरी पर रखेगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने कहा है कि जिस प्रकार से तकसीम के और रेवेन्यू के डिस्प्यूट के मामले लंबित हैं, उन सभी राजस्व मामलों का अति शीघ्र निपटारा करने के लिए इन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा। रिटायरी राजस्व विभाग के पटवारी कानून को तहसीलदार नायब तहसीलदार को फिर नौकरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी मनरेगा को खत्म करने के विरोध में मुखर हुई है। शिमला में 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल अनशन पर बैठा था, जिसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि अब पूरे प्रदेश में एक राज्य स्तरीय व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसका आज शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस को 5 जनवरी के बाद ये अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह तय हुआ कि 8 जनवरी से पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार विरोधी अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान सभी विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार भी उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक नई पॉलिसी तैयार की गई है और कहा गया कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का टेन्योर 10 साल का होगा। यानी कि जो टेन्योर 3 साल का निर्धारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अब हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में एक ही स्कूल में शिक्षक 10 साल तक पढ़ा सकते हैं। इसके बाद भी इन शिक्षकों का तबादला सीबीएसई स्कूलों में ही किया जाएगा और वहां पर भी इनका टेन्योर 10 साल माना जाएगा। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीएसई पॉलिसी को लेकर मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा विभाग इस पॉलिसी की एसओपी कल जारी कर देगा, जिसमें यह साफ कहा गया है कि सीबीएसई शिक्षकों का, यानी हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई के स्कूलों में जो टीचर डिप्यूट किए जाएंगे, उनका टेन्योर एक स्कूल का 10 साल का होगा। एक स्कूल में 10 साल तक शिक्षक रह सकते हैं। ये बड़ा फैसला एसओपी में उसमें उल्लेख किया गया है, जिस पर एसओपी कल जारी कर दी जाएंगी। शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों में आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का परिणाम घोषित कर दिया है। इस दौरान 33,083 अभ्यर्थियों में से 8,459 कैंडिडेट इसमें पास हो पाए, जबकि परीक्षा परिणाम 25% के आसपास दर्ज हुआ है। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के दौरान नकल मारने वाले 2 कैंडिडेट को 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। यानी जो हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे युवक टेट क्वालिफाई करने के लिए, टीचर्स की योग्यता प्राप्त करने के लिए टेट की परीक्षा में बैठे थे, उसमें 75% के करीब कैंडिडेट फेल हो गए हैं। राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे और उस दौरान 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज हिमाचल को देने की घोषणा की थी। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब तक एक फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को इस 1500 करोड़ के पैकेज से नहीं मिली है। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल की 75 लाख जनता आज भी प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल पैकेज को ढूंढ रही है और चश्मा लगा कर देख रही है कि आखिर कब वो पैकेज की एलओसी की चिट्ठी आए और केंद्र इसके लिए पैसा जारी करे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर सुनवाई के लिए बेंच को बदलने का एक बड़ा फैसला आज पारित किया। मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने अपने पारित आदेशों में कहा कि पंचायत चुनावों से जुड़े एक अन्य डीलिमिटेशन के मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की एक अन्य बेंच कर रही है। लिहाजा जो मामला सीजे की बेंच में चल रहा है, जिसमें न्यायाधीश जिया लाल भी हैं, इसके चलते ये कहा गया कि अब जो पंचायत चुनावों की
तारीख को लेकर, यानी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब किए जाएं, इस मामले की सुनवाई भी विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रमेश ठाकुर की बेंच ही करेगी, क्योंकि इसी बेंच ने एक अन्य शिमला जिले से जुड़ा डिलिमिटेशन के मामले का निपटारा किया था। उस मामले की सुनवाई चल रही है। इसी कारण आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह कहा कि अब इस मामले को हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसे भी विवेक ठाकुर की बेंच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि तमाम जितने भी पंचायत चुनावों के मामले हैं एक ही बेंच करे। अब पंचायत चुनावों की तारीख पर अगली सुनवाई 6 जनवरी यानी मंगलवार को निर्धारित की गई है। राज्य हाईकोर्ट ने एक और हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण कर्मचारियों से जुड़े वरिष्ठ और वित्तीय लाभों के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 जनवरी यानी सोमवार को निर्धारित की है, और इस मामले की भी सुनवाई न्यायाधीश विवेक ठाकुर की कोर्ट में होगी, क्योंकि यह कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपनी वरिष्ठता और अपने वित्तीय लाभों को लेकर बार बार हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है। इसके चलते लगातार इसकी जो सुनवाई के बाद अगली डेट डल रही है वो नज़दीक डल रही हैं। आज इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 5 जनवरी को की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले कल स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की आउटसोर्स पर बड़े पैमाने पर भर्तियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार को 5 जनवरी यानी सोमवार तक हल्फनामा दायर करने के आदेश पारित किए हैं। अदालत ने कहा कि भर्ती नियमों में नियमित और अनुबंध का प्रावधान होने के बावजूद आउटसोर्स पर पद क्यों भरे जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि 31 जुलाई 2024 तक स्टाफ नर्सों के 750 पद खाली थे, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 28 पद ही नियमित भरने की प्रक्रिया शुरू की। अदालत ने सवाल उठाया कि जब भर्ती नियमों में नियमित या अनुबंध आधार पर भर्ती का प्रावधान है तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स का सहारा क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि ये प्रथा शोषण पर आधारित है और जिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है उनका क्या होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन है। खुद हाई कोर्ट ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स के कर्मचारियों का शोषण होता है, उन्हें रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम वेतन मिलता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ साफ उल्लंघन है। अदालत ने इसे मरीजों के अधिकारों का हनन और अनुच्छेद 21 जिसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार है उसका भी उल्लंघन माना। अदालत ने कहा बिना विभागीय नियंत्रण वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे मरीजों को छोड़ना उनके स्वास्थ्य अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। सरकारी नियंत्रण न होने के कारण इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी आउटसोर्स भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है। कर्मचारी एक्ट पर क्या हुआ है, इस पर भी नजरें सभी की बनी हुई है। और देखिए जो आज मामले की सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों में बहस हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से तो पहले ही बहस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से भी बहस चल रही थी और आज भी दोनों पक्षों में बहस हुई है। और ऐसे में अब मामले की सुनवाई यहाँ पर सोमवार को होने वाली है हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में अब ये मामला भी सोमवार को लगने वाला है और इस एक्ट पर फिर क्या होता है ये भी अब सोमवार को ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, धर्मशाला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक 19 वर्षीय छात्रा की यहाँ पर उपचार के दौरान मौत हो गई है और इस मामले में जो है वो रैगिंग की बात भी सामने आ रही थी। और ऐसे में यहाँ पर जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, पुलिस की तरफ से FIR भी दर्ज करवाई गई है और यहाँ पे परिवार ने रैगिंग, प्रताड़ना और सुनवाई ना होने का आरोप भी लगाया है। और इस मामले में देखिए पुलिस की तरफ से 2 टीम बनाई गई है और अब ये टीम जांच करने वाली है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ है। इसके अलावा जो मृतिका है उसका भी यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच हो रही है और जो परिवारजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है प्रोफेसर पर जो है वो प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और जो मृतिका की पिता है उनकी शिकायत के आधार पर एक प्रोफेसर सहित 4 लोगों पर इस मामले में FIR दर्ज हो गई है। और देखिए यहाँ पर उसके साथ मार पिटाई की भी बात सामने आ रही थी और उसे धमकियां भी दी जा रही थी और शिकायत में कॉलेज के एक प्रोफेसर पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप है और यहाँ पर कथित अशोभनीय
दिक्कतों के आरोप भी लगाए हैं। इसकी वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, जिसमें प्रोफेसर का नाम जो मृतिका है पल्लवी वो ले रही है, और पुलिस ने भी अब यहाँ पर 2 टीमें गठित कर दी है। और यहाँ पर जो इस मामले में है वो 26 दिसंबर को लुधियाना में इस लड़की की दुखद मौत हो गई थी, और परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले भी एफआईआर दर्ज करवाने की बात इनके परिजन कह चुके थे, फिर को एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है, और उसके बाद ये मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है। और ऐसे में अब यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई है, और निष्पक्ष जांच की मांग भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उठा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो 2 टीमें बनाई गई है वो किस तरीके से जांच करती है। वहीं यहाँ पर जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जांच है वो निष्पक्षता से होनी चाहिए, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मामले की कोई भी शिकायत जो यहाँ पर रैगिंग को लेकर है वो कॉलेज में नहीं आई थी। और पहले फर्स्ट ईयर में ये कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, फिर ये फेल हो गई थी, जिसके कारण दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लेने की बात इसकी तरफ से कही गई, और उसके बाद जो है वो जुलाई में लास्ट बार पेपर देने आई थी, उसके बाद ये लड़की कॉलेज में नहीं आई थी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। हालांकि इस बीच अब पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है, और यहां पर शिमला में भी माकपा ने डीजीपी अशोक तिवारी को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। लेक्चरर प्रमोशन कोटे की मांग कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने स्कूल पदोन्नति में जो लेक्चरर्स का कोटा है वो बढ़ाने की मांग की है। यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा गया है, जो प्रेस सचिव राजन शर्मा ने ये कहा है कि लेक्चरर को कई वर्षों के बाद प्रिंसिपल प्रमोशन का अवसर मिलता है, जबकि टीजीटी पहले हेडमास्टर बनते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल उन्हें बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार इस व्यवस्था का अध्ययन करे और लेक्चरर्स का जो कोटा है वो बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से की गई है। अब आपको जानकारी देते हैं कि ईसी की बैठक में आज क्या फैसले लिए गए हैं। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आचार्य महावीर सिंह की अध्यक्षता में ईसी की बैठक हुई है, और इस बैठक में स्नातक स्तर पर डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट टाइम पीजीटी जो कार्यक्रम है वो भी शुरू करने की अनुमति दी गई है, और अकादमिक काउंसलर नियुक्त करने की भी मंजूरी आज की इस कार्यकारिणी परिषद की बैठक में ली गई है। इसके अलावा भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में सहायक आचार्य की नियुक्ति की जाएगी, ये भी इस बैठक में फैसला लिया गया है। इसके अलावा जितने भी फैसले हैं वो आप कल के हमारे दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आउटसोर्स कर्मियों पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, हिमाचल हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, और ये पूछा है कि क्या आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने के लिए कोई नीति है, या फिर कर्मचारी को जो नियमित किया जा रहा है इसके लिए कोई नीति बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। ये जवाब सरकार से मांगा गया है। खंडपीठ ने ये कहा है कि स्वीकृति पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए भरना नियमों के खिलाफ है, और ये संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। ऐसे में यहाँ पर सरकार से जो आउटसोर्स कर्मियों को लेकर है उनके रेगुलराइजेशन को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। टेट का आज रिजल्ट आया है, और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों के टेट परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस परीक्षा का कुल परिणाम जो है वो यहाँ पर 25.6% ही रहा है। इतने ही बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर पास हुए हैं, जबकि परीक्षा में 33,083 अभ्यर्थियों में से 8400 बच्चे ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं आपको रिजल्ट की अगर जानकारी दे तो यहाँ पर नॉन मेडिकल में 60% बच्चे फेल हुए हैं, 40% बच्चे ही ऐसे हैं जो जो टेट का मेडिकल परीक्षा है उसे यहाँ पर पास कर पाए हैं। वहीं आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में 87% बच्चे फेल हो गए हैं। इसके अलावा नॉन मेडिकल में 88% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं टेट की परीक्षा में। पंजाबी में जो यहाँ पर है 95 बच्चे फेल हो गए हैं, 95% बच्चे फेल हो गए हैं, और सिर्फ 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो टेट पंजाबी की परीक्षा पास कर पाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब आप इसकी पूरी जो जानकारी है, जो पूरा रिजल्ट है वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं।
किसान सम्मान निधि पर अब एक शर्त आ गई है और केंद्र की तरफ से हिमाचल प्रदेश के भी काफी किसान ऐसे हैं जो इस निधि के तहत जिन्हें पैसे मिलते हैं और इस निधि का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत देखिए हिमाचल प्रदेश के 9,19,000 किसान ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़े हैं और इसकी अगली किस्त के लिए जो 22वीं किस्त आने वाली है उसे जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने यहाँ पर नई शर्त किसानों के लिए लागू कर दी है। और ऐसे में पीएम किसान निधि समेत केंद्र की सभी कृषि जितने भी किसान इसके तहत आते हैं उन्हें यहाँ पर किसान रजिस्ट्री अपनी करवानी होगी, ये अनिवार्य शर्त की गई है। और इसके अलावा यूनिक किसान आईडी भी इनके लिए ज़रूरी कर दी है। तो ये दो नई शर्तें यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी की गई है और अब किसानों को पहले अपनी यूनिक आईडी बनानी होगी और रजिस्ट्री करवानी होगी, उसके बाद ही उनकी 22वीं किस्त जो आने वाली है इस योजना के तहत वो उनको आएगी, वरना ये किस्त किसानों की रुकने वाली है।